हाँ, तो हम पहले थे गति के नियमों पे, है ना। तो गति का पहला नियम है, उसको बोलते हैं हम जड़त्व का नियम, है ना। अब जड़त्व बोलते हैं स्थिरता को, ठीक है। जो जड़त्व होता है वो विराम, गति, दिशा जो भी जरूरत पड़ती है ना, द्रव्यमान पर आधारित होता है, ठीक है। जो वस्तु, तो गति का पहला नियम है, जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी, तथा जो वस्तु गति की अवस्था में है वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए ना। जब तक कोई बल नहीं लगाया जाए तब तक वो विराम अवस्था में रहेगी, या गति में है तो गति में ही रहेगी। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे कि पेड़ को हिलाने से उसके फल टूट कर नीचे गिर जाते, वैसे फल स्थिर थे, है ना। लेकिन पेड़ हिलाया, फल हिले, उससे टूटकर नीचे गिर गए, ठीक है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर, है ना, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, है ना। जैसे कि आगे बस चल रही है, एकदम जैसे झटके से चलती है तो एकदम झटका लगता है, और चलती हुई बस जैसे अचानक ही रुकती है तो जैसे बैठने वाले हैं तो वो एकदम आगे की तरफ चले जाते हैं। वही पहले ये क्वेश्चन आते थे, जैसे कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसके बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, इसमें गति का कौन सा नियम काम करता है। ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले, अभी तो बहुत कम, इतने सिंपल क्वेश्चन सभी जानते हैं तो देते ही नहीं है। अब है गति का दूसरा नियम, ठीक है। गति का दूसरा नियम है संवेग का नियम, जिसको बोलते हैं हम संवेग का नियम। और संवेग का नियम कहता है किसी पिंड को संवेग परिवर्तन की दर आरोप, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। किसी पिंड के मीन्स किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है ना। उस पे जो बल लगता है उसके समानुपाती होती है संवेग, है ना। तथा बल की दिशा में कार्यान्वित होती है ना। संवेग को अपन दर्शाते हैं पी से, ठीक है। तो संवेग एक सदिश राशि है ना, इसको पी से दर्शाते हैं, है ना। P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, मास टू वेलोसिटी, है ना। तो मास का तो हो गया kg, है ना। और और एक सेकंड, ठीक है ना। मास का तो हो गया kg और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड। तो p का मीन संवेग का जो मात्रक हो गया वो हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। संवेग परिवर्तन, है ना। संवेग परिवर्तन जैसे कि ये अंतिम, मतलब अंतिम बिंदु पर जो संवेग होगा वो उसमें से माइनस कर देंगे प्रारंभिक बिंदु पर जो संवेग है, इसमें v है वो अंतिम वेग है, ठीक है। और u है वो प्रारंभिक वेग है ना, प्रारंभिक वेग, ठीक। संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर नापी जाती है, जैसे भी किसी की भी दर नापना पड़ता है तो अपन डायरेक्टली उसको टी से भाग देते, जैसे कि अपन वेग नापते थे, है ना। वेग मापने के लिए या पर किसी को भी टी से भाग दे तो उसकी दर आ जाएगी, है ना। अपन ये मतलब जैसे कि बोल सकते हैं कि अपन क्या बोलते हैं कि एक घंटे में कितनी रोटियां खा सकते हैं, या फिर मतलब जैसे 24 घंटे में 50 रोटी खा रहे हैं तो एक घंटे में कितनी खा सकते हैं, तो एक घंटे की वो दर आ जाएगी, 24 का भाग दे दो 50 में, है ना। तो डायरेक्टली वैसे ही सेम टू सेम संवेग परिवर्तन की दर तो टी का भाग दे दो तो एम बाहर आ गया, है ना। तो इधर अपन ने ऊपर पढ़ा था कि ए मतलब त्वरण परिवर्तन की दर, त्वरण में परिवर्तन की दर का सूत्र होता है क्या, v माइनस यू अपॉन टी, त्वरण का। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो बल का मतलब यहाँ से जो सूत्र बनता है वो ये बनता है कि बल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एफ का एक और जो मात्रक होता है, वैसे तो ऐसा ही मात्रक तो इसका न्यूटन है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ही ना मान के और ऐसे अगर अपने को क्वेश्चन आ जाए तो के जी एम, है ना। तो के जी तो हो गया अपना मास का,
और एक्सेलरेशन का हो गया m/s², मीटर/s²। ठीक है, तो अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 5 किलोमीटर की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक स्थिर बल कार्य करता है। 5 किलोग्राम की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक स्थिर बल कार्य करता है। यह 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक वस्तु का वेग बढ़ा देती है। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर तक वस्तु का वेग बढ़ा देती है। तो आरोपित बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। जबकि बल 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है, वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, है ना। तो अपने को यहाँ पे बल का दे रखा है ना। अब एक चीज देखो, F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन यहाँ पे चेंज बता रहा है, एक्सेलरेशन चेंज बता रहा है। अगर अपन प्रारंभिक स्थिर वस्तु होती है ना, तो स्थिर वस्तु होती तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 हो जाती, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस दे रखा है, तो अपन यहाँ पे पहले डायरेक्टली जो डिफरेंस दिया हुआ था तो वो लगा देते हैं एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे अपने को डिफरेंस मतलब परिवर्तन की दर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एफ ए का फॉर्मूला होगा V-U/T। ठीक है, तो एम मास क्या दे रखा है, 5। ठीक है, अब दोनों एक ही में है, जैसे कि यहाँ भी सेकंड दे रखा है और अपने को चाहिए केजी में, तो केजी भी दे रखा है और यहाँ पे दोनों सेम ही है, तो अपने को कोई चेंज करना है नहीं, है ना। तो 5×7-3/2, तो 4, 2 से 2 बार कट जाएगा, है ना। 2 से ये तो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन या फिर 10 न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पे अपने को लास्ट में पूछा है क्या, अंतिम वेग, है ना। अब ये तो यहाँ पे अपने को ये आ गया, है ना, कि ये वेग बढ़ता है। ठीक है, ये तो त्वरण बढ़ रहा है। ठीक है, त्वरण बढ़ रहा है तो, है ना। तो अपने को निकालना है वेग, मतलब डायरेक्टली अपने को वो दे रखा है, तो अंतिम वेग पूछ रहा है ना, कि लास्ट में जाके कितना बढ़ा जब 5 सेकंड चला वो। ठीक है, तो 5 सेकंड चलने पे फिर अपन वही वाला सूत्र की डायरेक्ट, बल तो अपना 10 आ ही गया, है ना, मास अपना 5 है ना। तो इसमें यहाँ पे 2 सेकंड टाइम दे रखा था, अपने से पूछा 5 सेकंड टाइम के लिए, है ना। तो 5 सेकंड टाइम के लिए तो अपने को v निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से 5 से 5 घट गया, v-3 = 10, 3 इधर जाकर जुड़ जाएगा, v = 13 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर है अपना गति का तीसरा नियम, है ना, जिसको अपन बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको तो ज़्यादातर सभी जानते होंगे, है ना, कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान या विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। कोई भी अपन मान लो किसी को रैप्टा मारते हैं ना, तो सामने से रैप्टा या आंसू तो आएंगे ही आएंगे, या तो समान आएंगे या फिर विपरीत आएंगे। ठीक है, अगर किसी को थप्पड़ मार दिया तो वो या तो थप्पड़ मारेगा, तो वो तो हो गया समान प्रतिक्रिया। ठीक है, विपरीत हो गया कि भाई हमने तो गुस्से में थप्पड़ मारा था, वो बेचारा रोने लग गया, तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो निश्चित है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं इसको। संवेग का संरक्षण, संवेग को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम कहता है संवेग को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। फिर 40 केजी द्रव्यमान की एक लड़की है, हाँ, 40 केजी द्रव्यमान की एक लड़की घर्षण रहित पहियों वाली एक स्थिर गाड़ी पर 5 मीटर पर सेकंड की क्षैतिज वेग से, क्षैतिज वेग बोले तो, क्षैतिज वेग बोले तो नीचे से, ठीक है, जमीन से, है ना, कूदती है ना। तो गाड़ी का द्रव्यमान 3 केजी है, जैसे ही गाड़ी चलने लगती है तो उसका वेग क्या होता
मान ले कि क्षैतिज दिशा में कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। असंतुलित बल समझ ही रहेंगे कि मतलब असंतुलित बल दोनों तरफ से डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। असंतुलित बल वही तो होता है ना। अब वो असंतुलित बल है ना, कार्य नहीं कर रहा हो, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन कि कि देखो यहाँ पे दोनों का वेग, प्रारंभिक वेग जोड़ दिया और इधर अंतिम वेग जोड़ दिया, ठीक है। दोनों का वेग क्या होगा, ठीक है। असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है तो दोनों मतलब बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये गर्ल का है ना, गर्ल अपने वेग में है तो उसका वेग आएगा 5, ठीक है। और उसका जो द्रव्यमान है वो 40 है तो वो आएगा। लेकिन यहाँ पे है ना गाड़ी है स्थिर तो उसका वेग होगा 0, चाहे वजन 3 किलो ही है लेकिन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा 200, ठीक है। फिर इधर है ना, इधर अपने को अंतिम वेग निकालना है तो इसको निकाल लिया बाहर, और यहाँ पे 40 और 3 43 है ना, तो अंतिम वेग आ जाएगा 200/43, ठीक है ना। संपर्क बल का सही उदाहरण मांसपेशीय बल, ठीक है। बल की मात्रात्मक परिभाषा गति का दूसरा नाम बल, ठीक है। गति का दूसरा नाम बल। बल संरक्षी बल, असंरक्षी बल। बल दो प्रकार के हैं यहाँ पे, संरक्षी बल, असंरक्षी बल, है ना। संरक्षी बल वह बल जिसके लिए किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है ना। वह बल जिसके लिए किया गया कार्य पथ से तो स्वतंत्र होता है, जिस और असंरक्षी बल जिसके लिए किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे कि घर्षण बल। और संरक्षी बल के उदाहरण हो गए बंद पथ पर किया गया कार्य 0, है ना। बंद पथ पर जैसे गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत बल और चुंबकीय बल, है ना। और असंरक्षी बल का कर्षण बल, ठीक है। बोले तो कर्षण बल वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, अपन ने ऊपर पढ़ा था कि अ, संपर्क बल एक तरह से, संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे और ये जो है वो बिना संपर्क के बल है, ठीक है। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगभग होता है, ये अपने को याद करने वाली चीज है ना। गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है ना। तो यहाँ पे है ना, देखो त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो अगर ये त्वरण है ना, तो लगभग होता है वो, है ना। जो मेन होता है वो होता है 9.8 इंटू एम, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है पलायन वेग। पलायन वेग एक निश्चित राशि पलायन वेग होती है 11.2 मीटर पर सेकंड। 1785 में विद्युत आवेशों के बीच बल को मापने के लिए कैलिब्रेट टॉर्सन बैलेंस का उपयोग किया गया। कैलिब्रेट टॉर्सन बैलेंस का उपयोग किया गया, किसका, कैलिब्रेट टॉर्सन बैलेंस, ठीक है। उपयोग किया गया किसके द्वारा, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम के द्वारा, जिसने आवेश की खोज की थी। किसकी की थी, आवेश की। फिर आवेश का मात्रक किस क्या रख दिया गया, कूलाम। बल का वह माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है कहलाती है टॉर्क। बल का वह माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है उसे टॉर्क कहते हैं, ठीक है। टॉर्क, इसको बलाघूर्ण भी कहते हैं। टॉर्क का मात्रक हो जाएगा बल इंटू धुरी से दूरी, जो अक्ष है ना, यहाँ से दूरी ना, बल इंटू टॉर्क, वो धुरी से दूरी, ठीक है।
एफ ये तो वैसे आता नहीं है तो छोड़ो यहाँ पे, है ना। बल का वह माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है कहलाती है टॉर्क। वहीं आगे मतलब ये पेज एक्स्ट्रा है ना। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए, पता ही होगा सबको, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो इसका क्या, डी पी अपॉन डी टी, ये भी बोल सकते हैं बल को क्या, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन को अपन अपकलन से करते हैं, डी पी अपॉन डी टी, ऐसे ही अपकलन लेके अपन परिवर्तन शो करते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कार्य एवं ऊर्जा, अगला टॉपिक है अपना गुरुत्वाकर्षण कार्य एवं ऊर्जा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम गुरुत्वाकर्षण कार्य एवं ऊर्जा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो कहता है वो कहता है कि एफ समानुपाती होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। m1 मतलब कि पहली जो वस्तु है ना, m2 जो दूसरी वस्तु है ना, दोनों के बीच की दूरी जिसको आर बोलते हैं। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी आर बोलते हैं। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण में ना, जो गुरुत्वाकर्षण के मामले में जो ये नापा जाता है तो उसमें एक गुरुत्वीय नियतांक जोड़ दिया जाता है जिसको जी बोलते हैं, है ना। तो ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जिसमें जैसे दो आवेशों के बीच में भी अगर अपन निकाले बल तो वो भी इससे निकाला जा सकता है। बस ये फर्क इतना सा है कि यहाँ पे एम की जगह क्यू आ जाएगा, जिसको क्यू बोले तो आवेश को क्यू से दर्शाते जिसको हम कूलाम में नापते। ठीक है, तो ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और एक नियतांक लगा देंगे, क्या, 1/4 पाई E0। ठीक है ना, केपलर के ग्रही नियम, है ना। अब पढ़ेंगे हम केपलर के ग्रही नियम। प्रथम नियम, कक्षाओं का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। केपलर का पहला नियम कहता है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, कक्षाओं का नियम, है ना। दूसरा नियम है क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम कहता है किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समय के बराबर अंतराल में बराबर क्षेत्रफल में घूमती है। एक बार और, किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समय के बराबर अंतराल में बराबर क्षेत्रफल में घूमती है। ठीक, तीसरा नियम है समय अवधि का नियम। ठीक है, इसमें होता है कि टी स्क्वायर समानुपाती होता है r⁻³ का, मतलब समय का वर्ग समानुपाती होता है किसके, r के त्रिज्या का क्यूब के। ठीक है, त्रिज्या नहीं, यहाँ पे है सूर्य की परिक्रमा करते हुए किसी ग्रह का परिक्रमण काल। टी को अपन ने दर्शाया किससे, परिक्रमण काल से, है ना। सूर्य और सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी आर की तृतीय घात के समानुपाती होता है। तीसरा नियम क्या कहता है, सूर्य की परिक्रमा करते हुए किसी ग्रह का परिक्रमण काल सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी आर की तृतीय घात के समानुपाती होता है। ठीक है जी, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान होता है क्या, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, खोज की थी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने कब की थी, 1798 में ना, 1798 में। ठीक है ना, तो F इज इक्वल टू क्या, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो अभी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, और N इज इक्वल टू जी के जी स्क्वायर
मतलब F का हो गया N न्यूटन, ठीक है। G एक नियतांक है, वैसा का वैसा ही M1 M2 मतलब दोनों का अलग अलग kg होंगे ना, दोनों के भार तो है ना, तो kg में आएंगे दोनों, है ना। तो kg का स्क्वायर हो गया, इधर r स्क्वायर, r क्या है, औसत दूरी है, तो औसत दूरी किस में मापते हैं, मीटर में, ना, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो अपन निकाले, मात्रक निकाले, तो इधर n तो इधर चला जाएगा और मतलब m नीचे जाएगा, है ना, और ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये भी नीचे जाएगा, तो ऐसे ही पलट के z इक्वल टू n m स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर, ये अपना गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है अपना द्रव्यमान और भार में अंतर, ठीक है। द्रव्यमान होता है जड़त्व या नियत, है ना, द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, ठीक है, जड़त्व, ठीक है। वह बल जिससे पृथ्वी द्रव्यमान को आकर्षित करती है ना। भार, भार भार एक्चुअली लगता है ऐसा है कि वेट, है ना, कि वेट वजन होता है, लेकिन भार एक्चुअल में बल का होता है ना, बल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वही सेम बल और भार का सेम ही होता है ना। तो बल का भी F इज इक्वल टू M है, और भार का भी F मतलब वार का भी हो जाएगा M इंटू जी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ जाता है गुरुत्वीय बल, मतलब गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली त्वरण है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है। गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता है ना, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक गुरुत्वाकर्षण, ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण में कमी, ठीक है। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर अधिक गुरुत्वाकर्षण है, जो अपने पृथ्वी के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, उन पे गुरुत्वाकर्षण का मान ज्यादा है और जगह से, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण में कमी, ऊंचाई बढ़ने पर कोई भी जगह है, कोई भी पहाड़ है, ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण में कमी आ जाती है, ठीक है। चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। अगर यही चीज अपने को कोई भी चीज जिसमें चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पूछे, तो वहां पे 6 का भाग लग जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर कोई बल यहाँ पे जो गुरुत्वीय बल होता है वो यहाँ पे अगर 60 न्यूटन बल लग रहा है ना, तो चंद्रमा पे 10 न्यूटन ही बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर पृथ्वी की सतह से उछलने में अपने को 60 न्यूटन, मतलब कोई वस्तु फेंकने में 60 न्यूटन बल की जरूरत पड़ रही है ना, तो वहां पे वो वस्तु फेंकने के लिए 10 न्यूटन बल की ही जरूरत पड़ेगी। वहां पे अगर इंसान, यहाँ पे अगर अपन उछल रहे 1 फुट उछल पा रहे, तो वहां पे अपन 6 फुट उछल पाएंगे, ठीक है, सीधा सीधा ना? तो G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अप्रोक्स माना जाता है, ये एक्यूरेट है, ठीक है। और जो गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, है ना, गुरुत्वीय नियतांक हमेशा नियत रहता है, ठीक है, वो नाम ही नियतांक है ना, तो नियत ही रहेगा। प्रणोद, थ्रस्ट जिसको बोलते हैं, किसी सतह पर लंबवत दिशा में लगते हुए बल को प्रणोद कहते हैं, लंबवत दिशा में, है ना, कोई वस्तु यूं जा रही है, उस पर यूं बल देना, तो उसको बोलते प्रणोद। इसका भी वही बल ही है ना, जहाँ बल आ गया वहां मात्रक न्यूटन है हमेशा, ठीक है। फिर आता है अपना दाब, ठीक है। दाब एक अदिश राशि है, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर, जिसको एटमॉस्फेयर से नाप सकते हैं ना, या पास्कल से भी, दाब का जो ऐसे मात्रक है वो पास्कल है वैसे तो, ठीक है। एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, है ना, जो दाब का मात्रक है ना। दाब इज इक्वल टू प्रणोद बटे क्षेत्रफल, है ना। तो प्रणोद का क्या हो जाता है, लंबवत लगेगा बल, है ना, तो के जी एम, ठीक है, प्रणोद का हो गया के जी एम, है ना। इधर
क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अब जैसे अपन यहाँ से निकाले, प्रणोद हो गया क्या, एक बल है ना, प्रणोद बल है तो F इज इक्वल टू एम ए, है ना, तो ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक और आया है ना, अब अपन है ना सिंपली सीधा ही करते हैं इसको। देखो एक सेकेंड, kg और ये इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो अपना बल हो गया है ना। अब बट्टे में है ना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। तो प्रणोद कहते हैं तो ये सेकंड स्क्वायर, तो ये सेकंड स्क्वायर आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा kgm, तो ये रह गया, और ये सेकंड स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर, तो ये ऐसे बन गया। ठीक है, तो प्रणोद का मात्रक वो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा kgm अपॉन सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो kgm सेकंड स्क्वायर है ना, तो kgm और इसको अपन न्यूटन से नाप सकते हैं। ठीक है, इसको हम न्यूटन से नाप सकते हैं, तो ये हो गया न्यूटन, और ये नीचे का एम स्क्वायर है वो वैसा का वैसा है। ठीक है, तरल पदार्थ में दबाव, किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल ना उत्प्लावन बल कहलाता है। तरल जब कोई वस्तु अपन नीचे डालते हैं, एक बॉल ले और उसको पानी में डालो और अचानक छोड़ो ना, तो बॉल उछलेगी ऊपर की तरफ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, फिर आता है अपना आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो ऊपर की तरफ लगेगा, बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। तो कोई वस्तु है, ठीक है, जितना विस्थापित होगा उतना ही बल लगेगा। ठीक है, तो दोनों बराबर होगा, है ना। कोई पानी का टैंकर है, यहाँ पे ये पानी है इसमें, ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉल डाले, तो यहाँ पे जो अपन ताप देंगे यहाँ तक, ठीक है, तो जितना जो विस्थापित हो रहा है ना यहाँ पे और वापस जाएगी ये, तो जितना जो विस्थापित होगा बराबर ही लगेगा, मतलब जो जितना तरल विस्थापित हो रहा है और इसके द्वारा जो बल लगाया गया है उत्प्लावन बल वो सेम होगा। फिर आता है आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा एम, नहीं, द्रव्यमान का हो जाएगा kg, है ना, और आयतन का हो जाएगा एम क्यूब, क्योंकि आयतन है ना वो हमेशा 3D आकृति में ही होता है, 2D का कभी आयतन नहीं होता है। 2D में ऑलरेडी क्षेत्रफल होता है ना, 3D जो होता है उसमें आयतन होता है, तो आयतन में लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी तीनों यूज होती है, तो तीनों का ही मात्रक होता है क्या मीटर, है ना। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब किसका हो जाएगा आयतन का, तो kg मीटर क्यूब। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व जो कि एक अदिश राशि, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व, है ना, पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, है ना, अपन ने अभी देखा था घनत्व, है ना, तो पदार्थ का घनत्व बटे बटा जल का घनत्व, है ना। सूत्र क्या होगा पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, मतलब जो आपेक्षिक क्या होता है तुलनात्मक ना, तुलनात्मक घनत्व होता है, तो तुलना करने का सिंपल सा है क्या, रेशो में डाल दो। ठीक है, तो वही सेम रेशो में डाल दो, इसकी कोई मात्रा पर इकाई नहीं होती, क्योंकि दोनों का ही kgm, दोनों ही घनत्व kgm kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा, इधर भी kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा, तो दोनों ही कट जाएंगे। ठीक है, फिर आता है कार्य ऊर्जा, जिसका दोनों का ही मात्रक एक ही होता है, क्या जूल। ठीक, बल जो किसी वस्तु को विस्थापित करे, है ना, किसी वस्तु
को विस्थापित करने में या फिर है ना की गई मतलब उपयोग में ली गई ऊर्जा को ही कार्य या बल ऊर्जा कहते हैं, है ना। कुल्ली का कार्य जीरो, कुल्ली का कार्य जीरो, है ना। कार्य पॉजिटिव, बल विस्थापन की समान दशा, है ना। अपन बल लगा रहे पीछे की साइड से, बस में धक्का दे रहे, वो आगे जा रही है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, बल उसमें पॉजिटिव होगा। नेगेटिव बल और विस्थापन की असमान दशा, अपन बल लगा रहे उधर और बस जा रही है पीछे की तरफ, तो वो अपना कार्य उसमें नेगेटिव होगा। अपन कोई भी काम कर रहे, मान लो अपन पढ़ाई कर रहे हो, उल्टा जो पहले नंबर आ रहे थे उससे भी कम आ रहा है, तो अपना कार्य कोई मायने नहीं रखता है ना। और फिर जीरो कब होता है, कोई विस्थापन नहीं, बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण, बल और विस्थापन के बीच में, कि गाड़ी जा रही है यूं, है ना, और बल लगा रहे यूं, तो वो तो यूं ही जाएगी ना भाई, है ना। यहाँ पे बल लगाने से कोई फायदा तो है नहीं, तो यहाँ पे अपना कार्य हो जाएगा जीरो, इसे बोलते बेफालतू का कार्य, है ना। कार्य होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। यहाँ पे अपन ने कार्य देखा था, कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, है ना। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, ठीक है। तो एफ का हो गया क्या, न्यूटन, और विस्थापन का हो गया मीटर, ठीक है। अगर ऐसा ही मात्रक देखे तो जूल, ठीक है। कार्य एक आदेश राशि है ना, एक जूल बराबर एक न्यूटन एक मीटर। अगर सिंपल सा वो देखे तो एक न्यूटन बल का इस्तेमाल करके कोई वस्तु एक मीटर विस्थापित होती है ना, तो उसमें किया गया कार्य एक जूल कहलाता है, ठीक है। फिर आता है ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, है ना, कार्य करने की क्षमता जिसका मात्रक भी जूल ही होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य, ठीक है। ऊर्जा के प्रकार, पहला है गतिज ऊर्जा, ठीक है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। एम मास द्रव्यमान, वी वेलोसिटी वेग, ठीक है। गतिज ऊर्जा और गति में संबंध, है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। तो हाफ एम बी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऑन एम, दोनों को एम बटा एम से गुणा कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये जो एम है ना, ये एम है, ये इसको ऐसे कैसे रहने दो, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर सूत्र बन गया किसका, संवेग का, है ना। मतलब P इज इक्वल टू एम बी, है ना। तो P स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर और वी स्क्वायर, है ना। तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू संवेग का स्क्वायर बटे 2m, ठीक है। ये तो यहाँ पे गुणा कर दिया देखो भाई मैं भी कंफ्यूज हो ही जाता हूँ, मैं भी आपके साथ रिवीजन ही कर रहा हूँ, तो अगर गलती हो तो भाई बता देना। वैसे मुझे पता है कि व्यूज़ वगैरह ये तो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि यार कौन ही पसंद करेगा इस चीज़ को कि यार रिवीजन तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन सच बताऊँ भाई मैं इसके बहाने पढ़ लेता हूँ, है ना, वरना पूरा दिन टाइम पास सा निकल जाता है ना। तो बाकी देख लेना भाई, मैं तो अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, है ना। और अगर आपको अच्छा लगे ना तो भाई लाइक तो कर ही देना, ठीक है, अच्छा लगेगा और अच्छे से पढ़ेंगे फिर, है ना। और बाकी नोट्स तो काफ़ी सारे हैं, तो अगर कोई भी नोट्स चाहिए भाई तो कमेंट कर देना। बाकी मैं अपने जो भी जिस
जिस भी कांटेक्ट जिस जैसे भी हो पाएगा मैं करूँगा तुम्हें कांटेक्ट, ठीक है। तो और कमेंट चेक कर लेना, बस ये है। तो अभी डायरेक्टली नंबर तो डाल नहीं सकता ना भाई, क्योंकि फिर कॉल आएंगे। वैसे कौन ही करेगा कॉल। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। स्थितिज ऊर्जा, स्थिति की वजह से ऊर्जा, है ना, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, है ना। स्थिति की वजह से ऊर्जा, है ना। स्थिति की वजह से कोई चीज खड़ी है जगह पे, है ना, इधर से ये देखो बांध का सिद्धांत इसी पर आधारित है ना। बांध का सिद्धांत, अब ये पानी आ रहा है, अब यहाँ से यूं निकल रहा है वो, है ना। यहाँ पे स्थिर स्थिर है, ठीक है, यहाँ पे स्थिर है यहाँ तक, लेकिन यहाँ से वो गति पकड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से स्थिर है, यहाँ से वो गति पकड़ रहा है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऊर्जा का क्या होगा, mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक। बांध का जो सिद्धांत है ना उसके लिए, है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, केवल उसका रूप बदला जा सकता है, ठीक है। न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। अब भाई मार्वल वाले कर सकते हैं वैसे है ना। डायनेमो, है ना। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर भी वही करता है, बस डायनेमो का बड़ा भाई बोल सकते हैं जनरेटर, ठीक है। मोटर है, मोटर जो अपन पानी चलाते हैं वो मोटर, पानी चलाते हैं गाड़ियों में, इलेक्ट्रिक बाइक्स में वगैरह, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब उधर लाइट से पंखा घूमता है ना, तो वो एक तरह से यांत्रिक ऊर्जा में। लाउड स्पीकर है ना, लाउड स्पीकर करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, है ना। माइक्रोफोन करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तभी तो कॉल कर पाते हैं आपस में ना। फिर आती है शक्ति, वह दर जिस पर कोई कार्य किया जाता है, वह दर जिस पर कोई कार्य किया जाता है, ऊर्जा संसार या ऊर्जा संचारित होती है, शक्ति, है ना। वही वाली बात हो गई। देखो ऊर्जा, कार्य बोल लो या ऊर्जा बोल लो, कार्य करने की दर, है ना। कहीं भी दर आ जाए ना, समय का भाग दे दो, सिंपल सा फंडा है, समय का भाग दे दो। शक्ति भी अदिश राशि है ना, शक्ति कार्य बटे समय, कार्य करने की दर। वो अपन मैथ में पढ़ते हैं ना कि ए इस काम को 10 दिन में कर सकता है, तो अपन लास्ट में जाके एफिशिएंसी निकालते हैं, तो वही है। शक्ति को बोल सकते हैं अपन, पावर बोल सकते हैं वैसे तो, है ना। एक तरह से एफिशिएंसी हो गई, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना। कार्य का जूल हो गया, समय का सेकंड हो गया, या पावर का डायरेक्टली क्या होता है, वॉट, ठीक है। और शक्ति का फिर बल इंटू वेग, ये भी एक है ना। P इज इक्वल टू एफ वी, ठीक है, बल इंटू वेग। एफ का क्या हो जाएगा फिर, एफ का वो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, P इज इक्वल टू एम ए या फिर MAB, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं कि एम, है ना। तो भाई मैं भी तुक्का ही लगा रहा हूँ, है ना। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, V/T, है ना। और इधर भी तो mv² / t, p का क्या हो जाएगा, mv²/t, ठीक है। शक्ति का mv²/t हो जाएगा। अब भाई मुझे नहीं पता सही है या नहीं, बस मार दिया, कहीं आ ही जाए, वैसे यहाँ पे दे नहीं रखा है। फिर आता है अपने जो, मतलब आता था पहले, अभी का नहीं पता है एग्जैक्ट, काफी दिन हो गए आगे आई। एक अश्व शक्ति, अपन से डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसे तो पूछेगा नहीं कि एक अश्व शक्ति में कितना होता है, बस वो जो न्यूमेरिकल आते हैं ना उसमें अपन को एक अश्व शक्ति दे देगा वो। तो एक अश्व शक्ति का होता है 746 वॉट, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं किलो वॉट में अगर चेंज करना हो तो 1000 का भाग देता हूँ, ठीक है। बल्ब है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश प्लस ऊष्मीय ऊर्जा में
बल्ब गर्म हो जाता है, ऊष्मा निकलती है उससे, है ना, और प्रकाश देता है, तो प्रकाश और ऊष्मा वो है ना। और जो बल्ब की फिलामेंट है वो टंगस्टन की बनी होती है। अभी तो अपन एलईडी बल्ब यूज करने लग गए, पहले अपन जो बल्ब यूज करते थे, है ना, उसमें जो फिलामेंट होती थी वो टंगस्टन की यूज होती थी। और इम्पोर्टेंट बात, टंगस्टन को डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, डब्लू से, ठीक। गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं एक समान त्वरण जी के साथ करती है ना। गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ करती है। निर्वात किसको बोलते हैं? जिसमें हवा नहीं होती, है ना, जिसमें हवा नहीं होती उसको। अब कोई बॉक्स है, अगर उसमें ना बिल्कुल भी हवा नहीं है, तीन वस्तुएं गिर रही है, तो वो समान त्वरण समान वेग से नीचे आएगी, ठीक है, एक बिंदु पर जमीन पर पहुंचती है, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे, ये जमीन है ना, यहाँ से वस्तु गिराई है, ठीक है। अब यहाँ से एक एक गिरा दी पहले, दूसरी गिरा दी। अगर अपन निर्वात में नहीं, हवा में लेके चले, या फिर अपन छत से गिराए, तो वो वस्तु एक जगह नहीं रुकेगी। लेकिन अगर निर्वात में गिराए, तो अगर यहाँ गिर रही है ना, तो तीनों वस्तु यहीं गिरेगी। और अगर साथ साथ गिराएंगे तो तीनों एक साथ गिराएंगे तो तीनों एक साथ गिरेंगी, ठीक है। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल का दूसरा नाम भार। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का दूसरा नाम होता है भार, ठीक है। जो मैं बता ही रहा था कि यार भार एक बल है, अपन उसको यूज लेते हैं, है ना। भार एक वजन जैसा लगता है, लेकिन भार एक बल है, ठीक है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक है, ठीक है। अगला टॉपिक ध्वनि है, जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी तो थोड़ा मैं भी गैप ले लेता हूँ। और दोस्तों भाई, तुम्हारे साथ साथ मैं भी पढ़ लेता हूँ, डालने के लिए पढ़ लेता हूँ यार वीडियो। ऐसे कोई शौक नहीं है मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का, बस ये है कि बना लेता हूँ, ठीक है। इसके बहाने थोड़ा बहुत पढ़ ही लेता हूँ, ना साइंस पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता भाई, बोर करता है बहुत ज़्यादा ना। बाकी चलते हैं, थोड़ा गैप लेके फिर दोबारा से अभी ध्यान, मतलब जो साउंड है उसका रिवीजन करेंगे साथ में। और अभी जब जब तक लाइव चालू नहीं हुआ ना, लाइव चालू हो जाएगा ना मेरे में चैनल पे, तो मैं तो लाइव ही डाला करूँगा। अभी क्या है, जैसे कि अ, चलो बाद में बात करते, थोड़ा 10-15 मिनट का गैप लेके आता हूँ, ठीक है। बाय बाय, टाटा।